तो ट्रिम्स में कल थोड़ा मैं ज्यादा बात करूंगा ट्रिप्स के साथ जोड़कर। अभी सर्विसेज का लिया है और सर्विस तक सीमित रखें, क्योंकि इसमें वैसे तो बहुत छूट गया है। थोड़े ही सर्विसेज को मैं डील किया, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को किया, एजुकेशन को किया, टेलीकम्युनिकेशन को मैं बिल्कुल छोड़ दिया, रेलवे को बिल्कुल छोड़ दिया। टेलीकम्युनिकेशन में तो इतनी तकलीफ आने वाली है। अभी भारत में क्या होता है, जैसे BSNL है, ठीक है, आप हमारे देश की सिक्योरिटी से संबंधित सूचनाओं का इधर से उधर जाना BSNL के थ्रू है। कैसे होता है, जो बॉर्डर एरिया है पूरा भारत का, वहां पर मिलिट्री जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करती है वो सब BSNL के थ्रू होते हैं। माने BSNL की मदद से हमारी मिलिट्री सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। माने उरी सेक्टर में कोई मेजर है, वो भारत के राष्ट्रपति से अगर बात करना चाहता है तो BSNL के थ्रू होता है। अभी रिजर्व है ये एरिया। WTO की कंडीशन सर्विसेज की ऐसी है कि BSNL के पैरेलल वहां एयरटेल भी अपना नेटवर्क बना सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते। और एयरटेल अगर वहां नेटवर्क बनाता है, कल्पना करो, या अमेरिका की कंपनी है AT&T, वो खड़ा करती है जम्मू कश्मीर में अपना नेटवर्क, तो वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज पकड़ी जाती हैं आजकल। तो हमारा कोई मेजर जनरल ब्रिगेडियर से बात कर रहा है, वो सुन रहे हैं और पाकिस्तान को पास ऑन कर रहे हैं कि देखो ये बात हो रही है, सुन लो और तुम्हारी एक्टिविटीज तय कर लो। टेलीकम्युनिकेशन में तो इतना खतरनाक है। भारत का जितना बॉर्डर है ना, सभी तकलीफ में है इस समय। हमारा कोई बॉर्डर शांत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट देखो पूरा जल रहा है, नॉर्थ देख लो पूरा जल रहा है, साउथ में तकलीफें शुरू हो गई हैं, खासकर ये केरल और उस तरफ तकलीफें शुरू हो गई। और आप वेस्ट देख लो, जो पाकिस्तान बॉर्डर है, राजस्थान और गुजरात का, भयंकर जमावड़ा लगा हुआ है वहां। तो बॉर्डर हमारे सब संवेदनशील हैं, तकलीफ में है। इन बॉर्डर एरिया में अगर कोई विदेशी कंपनी आके टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में घुस जाए तो तबाही मचा सकती है। आपकी सारी गुप्त सूचनाएं, सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके हाथ लग गई, वो कहीं से कहीं पास ऑन कर सकते। और ये सरकार ने 74% तक तो पार्टिसिपेशन की खुली छूट दे दी है, अभी वो 100% करने वाले हैं। ऐसे ही सर्विसेज में एक कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर सर्विसेज, उसमें 100% खुली छूट दे दिया। अब इसमें क्या होगा, 100% खुली छूट सर्विस का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देने का मतलब है कोई भी विदेशी कंपनी आके भारत में हजारों एकड़ जमीन खरीद कर कोई भी बिल्डिंग बनाए और उसमें बेचने का धंधा करे। माने अब तक विदेशी कंपनी जमीन नहीं खरीद सकती थी, वो भी उनको खुली छूट मिल गई। कंस्ट्रक्शन में ये होने वाला है। तो सर्विसेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। 64 सर्विसेज हैं इधर, नॉन। रेलवे में भी यही है। रेलवे में क्या होने वाला है, भारत के लिए कंडीशन है WTO में कि सरकार कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकती। कोर सेक्टर का माने जिसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, ऐसे सेक्टर को कोर सेक्टर कहा जाता है दुनिया में। तो WTO की कंडीशन है कि आप कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकते। रेलवे अभी तक ऐसी सर्विसेज है जो कोर सेक्टर में आती रही है, अब रेलवे भी खोलना पड़ेगा आपको। तो रेलवे खोलना है विदेशी कंपनियों के लिए, तो इसका माने क्या है, रेलवे ट्रैक बिकेंगे अब इस देश में। रेलवे ट्रैक बिकेंगे माने बंबई से कलकत्ता एक ट्रैक खरीद लिया किसी एक कंपनी ने, अब उस पर जितनी भी ट्रेन चलेंगी उससे जो रेवेन्यू इनकम होगी वो उस कंपनी के खाते में जाएगी। ऐसे ही बंबई से अहमदाबाद का ट्रैक खरीद लिया किसी दूसरी कंपनी, तो बंबई अहमदाबाद के बीच जितनी ट्रेन चलेंगी उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस कंपनी के खाते में जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक ट्रैक है, दिल्ली से हावड़ा का ट्रैक खरीद लिया किसी तीसरी कंपनी, और रेलवे को भारत सरकार टुकड़े टुकड़े करके विदेशियों को बेच सके इसलिए उनके जोन सभी नए बनाए गए हैं। पहले जो जोन होते थे ना रेलवे के, वो सभी छोटे कर दिए। क्यों? क्योंकि पूरी रेलवे को खरीदने की ताकत किसी एक कंपनी में नहीं है, तो टुकड़े टुकड़े करके बेचो।
तो जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे है, उसको एक कंपनी को बेच दो, साउथ ईस्टर्न रेलवे उसको एक कंपनी को बेच दो, नॉर्दर्न रेलवे है तीसरी कंपनी को बेच दो, सदर्न रेलवे है चौथी कंपनी को बेच दो। ऐसे कर करके अलग अलग कंपनियों के हाथ बिक जाए, इस तैयारी के साथ रेलवे के जोन्स को डिवाइड किया गया है अभी। और इसलिए रेलवे में भी नई भर्ती बंद है, क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन अगले साल से शुरू होगा। शुरू कहां से कर रहे हैं? रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जो सर्विसेज हैं उनमें अब विदेशियों को छूट देने जा रहे हैं। ये सर्विसेज कहां? प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे क्या सर्विसेज है? दूध मिलता है, चाय मिलती है, दही मिलता है, डबल रोटी मिलती है, पाव रोटी मिलती है, बिस्किट्स मिलते हैं, टॉफी चॉकलेट मिल जाता है, फल आदि मिल जाते हैं, खाने पीने का सामान मिलता है। इसमें अभी पहले बार में वो शुरू कर रहे हैं विदेशियों के लिए। और अमेरिका की एक कंपनी ने तैयारी शुरू किया है और सरकार उसको देने में भी बिल्कुल उनको कोई आपत्ति नहीं है। थोड़े दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, अखबार में आ जाएगा। अमेरिका की खान पान की एक कंपनी जिसको मैकडोनल्ड कहते हैं ना, हर बड़े रेलवे स्टेशन पर इनका वो बन जाएगा। अभी क्या कहेंगे उसको? रेस्टोरेंट या जो भी कहें। तो अब वो सब उनके हाथ में जाएगा, खान पीन की सर्विसेज मैकडोनल्ड के हाथ में। ऐसे ही पानी की सर्विसेज लेने के लिए ये तैयार हैं, कोका कोला और पेप्सी कोला। माने रेलवे स्टेशन पर दो ही बोतलें मिलेंगी, एक्वाफिना या तो वो दूसरी क्या बोतल है, किल्ले, यही बोतल पानी की मिलेंगी। और पानी की जो टंकी वंकी होती है ये सब बंद करी जाएंगी। अभी पानी रेलवे स्टेशन पर जो फ्री आप पी लेते हैं 2 साल के बाद नहीं मिलेगा आपको, हर पानी बिक्री से उपलब्ध होगा। फिर दूसरा जो करने जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी कंपनियों को दुकानें खोलने की परमिशन देने जा रहे हैं। ये बहुत सारी कंपनियों, अभी तो क्या होता है, 2 ही 3 तरह की दुकानें आपने देखी होंगी, एक तो व्हीलर और एक तो वो सर्वोदय बुक स्टॉल, गीता प्रेस गोरखपुर। अभी जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं मैगजीन्स लेके, उनको दुकानें खोलने की परमिशन मिलने वाली है अमेरिकन पब्लिशिंग हाउस को। और उनके अलावा और भी कई दुकानों को रेलवे स्टेशन पे खुली छूट मिलेगी। तो अभी सभी स्टेशंस को चौड़ा किया जा रहा है। आपने महसूस किया है? आजकल सभी स्टेशन चौड़े किए जा रहे हैं, स्पेस बनाया जा रहा है, क्योंकि कई कंपनियां आने की तैयारी हैं, अलग अलग सर्विसेज में घुसेंगी। तो बेचारे ये जो छोटे छोटे गरीब लोग केला बेच लेते हैं स्टेशन पे, सेब बेच लेते हैं, संतरा बेच लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं, ये सब अभी बंद होंगे, ये सभी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। फिर बड़ी ट्रेन्स में उनको बेचने की तैयारी चल रही है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, इनको एक एक करके दिया जाए कंपनियों को जो इनकी हैंडलिंग करें। तो रेलवे में ये सब होने के लिए सारी मगजमारी इस समय चल रही है। एक छोटा अच्छा काम ये हुआ है कि ये जो जब से लालू यादव आया है, इसने उस स्पीड को स्लो कर दिया है। ये अगर निकल गया रेलवे से, दूसरा कोई भी मिनिस्टर आ गया, वो इसको फास्ट कर देगा। क्योंकि लालू यादव में 50 खराबियां हों, लेकिन उसमें एक अच्छाई है, वो विदेशी कंपनियों का धुर विरोधी है। वो इतना विरोधी है विदेशी कंपनियों का, वो ये कहता है कि मेरा बिहार भूखे मर जाए, मैं बिहार में किसी विदेशी कंपनी को कारखाना नहीं लगाने दूंगा। और आज तक उसने लगने नहीं दिया। 15 साल के बिहार के शासन में एक भी विदेशी कंपनी ने बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाई है, उसने लगने नहीं दिए। वो धुर विरोधी है विदेशी कंपनी। और उसके रेलवे में आने से प्राइवेटाइजेशन रुक गया। वरना अगर कोई दूसरा आ जाता, सिंधिया टाइप का कोई आदमी आ जाता, तो अब तक तो आधा रेल बिक चुका होता। वो देशी और गंवई आदमी है लालू यादव, तो इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। और कांग्रेस की मजबूरी है कि उसका सपोर्ट लिए बिना सरकार नहीं चल सकती, इसलिए कांग्रेस थोड़ी शांत है। अगर कांग्रेस के पास फुल मेजॉरिटी होती तो अभी पिछले 1 साल में रेलवे का आधा हिस्सा बिक गया होता। अब ऐसे ही क्या हो रहा है, रेलवे के पास जो जमीन पड़ी हुई है ना, हर जगह आप देखते हैं रेलवे ट्रैक के इधर उधर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देने की तैयारी में है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने पर, और उसका किराया आए। जितनी जमीन जिनकी है किसानों की, उनको देने को तैयार नहीं है, जिनसे लिया है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए। और कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी जमीनें हैं, यार्ड में है और जगह जगह, वो सब बेचने के लिए। तो रेलवे के सेक्टर में WTO आने पर ये प्राइवेटाइजेशन 100% होने के हैं। ऐसे ही बसेस में होगा।
बहुत सारे राज्य सरकारों को सीधे आदेश दे दिया है कि आप अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस बंद कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में तो हो गया, महाराष्ट्र में होने की तैयारी है। सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस बंद होंगे। WTO की कंडीशन है, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस का, रेलवे का, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस का, एयरलाइंस का। एयरलाइंस में निजी कंपनियों को अब सारे खोल के देने पड़ेंगे। अभी आजकल हमारे यहां खुली आकाश नीति चल रही है, माने जिन सेक्टर पर सिर्फ एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट चलती थी, वो सब सेक्टर अभी जेट एयरवेज के लिए, सहारा एयरवेज के लिए, प्राइवेट एयरवेज के लिए खोल दिए गए। तो ये सभी WTO की कंडीशंस के तहत है। मैंने आपसे कहा ना 64 सर्विसेज हैं, उसमें रेलवे है, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस तो फाइनेंशियल में, नॉन फाइनेंशियल में रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वकालत है, ये सब आती हैं। सब में छोड़, पेट्रोलियम भी उसी में आता है, नॉन फाइनेंशियल। नहीं, रिलायंस के साथ अभी इन्होंने किया है, रिलायंस वाला सर्विसेज में एंटर हुआ है, WTO की कंडीशन। अब तक क्या था कि पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार की ही कंपनियां काम कर सकती थी, लेकिन अब WTO की कंडीशन के बाद प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ते खुले हैं। तो रिलायंस ने जगह जगह पेट्रोल पंप खोले हैं, आपने देखा होगा, और समझबूझकर, जानबूझकर 2-2.5 रुपए कम दे रहा है वो, ताकि एक बार लोगों की भीड़ आकर्षित हो जाए, फिर उसके बाद भारत के पेट्रोल पंप जो हैं वो थोड़े घाटे में आए तो फिर ये महंगा करे। है, शेल ने भी खोला है, हाँ शेल ने भी खोला होगा। सर्विसेज में सभी जगह दरवाजे खोलने, 100% इक्विटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ना, वो भी सर्विसेज में ही आता है। उसमें क्या करना है, ऐसे कुछ क्षेत्र बनाने हैं जहां पर आने वाली विदेशी कंपनियों को कोई टैक्स ना देना पड़े, कुछ भी करें वहां पे टैक्स नहीं भरना पड़े। इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी सिक्योरिटी अपनी, उनके रूल अपने, उनके रेगुलेशन अपने, भारत की सरकार का बनाया हुआ कोई नियम, कायदा, कानून वहां नहीं लगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तो ये है, टैक्सेस नहीं होंगे कोई भी, तो सस्ता होगा। और वहां कुछ भी करें, जैसे कोई अमेरिकन कंपनी आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अपना कारखाना लगा ले, दीवारें ऊंची कर दे और अंदर हथियार बना के पाकिस्तान को सप्लाई करे, कुछ नहीं कर सकते आप। हम लोगों ने एक बार ये लड़ाई लड़ी थी, कंडला बंदरगाह जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, वहां एक कारगिल कंपनी आई थी नमक बनाने के नाम पर, वो यही करने वाली थी। तब हमने बहुत विरोध किया था और वो भाग भी गए वहां से। लेकिन अब स्थिति ये है कि आपको कानूनी बनाना पड़े उसके लिए। पहले तो वो गुजरात सरकार की मर्जी से आई थी कारगिल, अब केंद्र सरकार की बाध्यता है, कारगिल आए तो उसको दोबारा वो वहां पे जमीन दे दें, और कुछ नहीं हो सकता। पहले तो बहुत लड़ाई हमने लड़ी उसमें, और जमीन भी वापस हुई, केस भी हम जीते। लेकिन अगर अब हम केस करें, कारगिल वहां आए, तो कोर्ट कहेगा कि ये तो WTO की कंडीशन, हम क्या करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत तकलीफ दे होने वाला है, क्योंकि सारी विदेशी जासूसी गतिविधियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ही संचालित होंगी, क्योंकि वहां पुलिस नहीं जा सकती, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं जा सकता, आर्मी भी स्पेशल कंडीशन में ही जा सकती है, और इन विदेशियों को जासूसी गतिविधियां तो करवानी ही पड़ती हैं, तो वो वहीं से संचालित करें। ज्यादातर देशों में जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, वो ऐसे ही धंधे होते हैं, वहां जासूसी के बड़े धंधे हैं। सभी अरब देशों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, और अमेरिका की सारी जासूसी के धंधे वहीं होते हैं। और अमेरिका ने तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम पर कई देशों पे पूरा कब्जा ही कर लिया। ओमान नाम का एक देश है, वहां पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये घुसे, आज पूरे ओमान पे कब्जा कर लिया इन्होंने। पूरा ओमान अभी अमेरिका की छावनी बन गया। तो ऐसे ही तरीके हैं उनके। और ये बेचारे छोटे छोटे गरीब गरीब देश हैं, भारत की तुलना में तो बहुत ही छोटे हैं, और उनके शासकों को तो कुछ भी नहीं समझता है। भारत में तो थोड़ा बहुत कुछ भी समझता है, तो जैसे जैसे आती है व्यवस्था वैसे वैसे वो हाँ करते जाते हैं, फंसते चले जाते हैं।
आज ओमान पूरा का पूरा अमेरिका के हाथों में कठपुतली बना हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिका की 2 कंपनियों ने पांव रखा था, आज पूरे देश पर अमेरिका का कब्जा ओमान पे। समय बहुत खराब आ रहा है इस देश में, ये जो WTO की कंडीशंस हैं ये सब है। और जितना खराब समय है, दुर्भाग्य हम सबका इतना ही ये है कि भारत की जनता को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, जैसे आप सब लोग कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो बिल्कुल नहीं मालूम है, साधारण लोगों को तो उससे भी ज्यादा नहीं मालूम। और भारत की जनता को नहीं मालूम हो ये सब बातें, इसके लिए 12-13 साल से इस देश में एक बड़ा भारी काम हुआ है। उस पर अगर कोई रिसर्च करे तो बहुत चौंकाने वाली बातें निकलेंगी।